So, Namaskar, this is Khushwant Fatnani and we are on in a session जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की with prayer and meditation. I request all of you to kindly close your eyes for next 1 minute. चेहरे पर एक मुस्कान हो. Let there be a glowing smile on the face. थोड़ा सा ठहरते हैं before we start anything new. चेहरे पर एक मुस्कान हो. Take a deep breath in. With a smile, deep breath out. फिर से एक बार. Breathe in and breathe out. Once more, a deep breath in and a deep breath out. Let's pray. इस दुनिया में सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं. सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे. हे ईश्वर, हम सभी आपके बच्चे हैं. हमारी रक्षा करना और हमें सही रास्ता दिखाना. हे ईश्वर, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और संतुष्ट होकर अपना जीवन जी सकें. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May all be happy, peaceful, loving, strong, caring, wise, and wealthy. With a deep breath, now slowly and steadily you may open your eyes. Right. तो अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं. इससे पहले कि अपन इस कॉन्सेप्ट को समझें, आई वुड वांट टू नो इन ब्रीफ आप लोग इससे क्या समझते हो, राइट? सो वन बाय वन लेट अस टेक योर व्यूज, है ना? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो, है ना, कि फील्ड का क्या मतलब है, एंड देन वी विल टेक द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन. ठीक है? तो एनी आइडिया, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? So can one of you tell me कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके क्या मायने हैं? What do you understand when you read the word electric field? Yes. तो गौरी, हाँ गौरी, बोलो. Sir, it's a region around charged particles. The force from charged particles and the area is known as electric field. Yes, you're very close, very close. Okay, now
हर्ष, क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हर्ष? So the area around the conductor or a charged particle where the electric pull can be experienced by the body is called the electric. एग्जैक्टली। और करुणा, एनी न्यू एड-ऑन्स या फिर दिस सेम इटसेल्फ, जो भी बोलना चाहो। यस करुणा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field is the region around a charge where the electric force can be felt. तो आप सभी लोगों ने, है ना, एवरी वन ऑफ यू हैज स्पोकन द करेक्ट डेफिनेशन कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा जोन, एक ऐसा रीजन जहां पे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ऑब्जर्व की जा सके। तो एक और वर्ड है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, चैप्टर है ग्रेविटेशन, है ना। सो अपन ने ग्रेविटेशन में क्या देखा है, वी यूज्ड टू सी कि ऐसे एक, सपोज ये अर्थ है ना, ब्लू प्लैनेट एक अर्थ है, हमने टर्म पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या आप लोग ये टर्म डिफाइन कर सकते हो क्या, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? गौरी? The particle which experience gravitational force around the field around it is known as gravitational field. कोई और एड-ऑन्स इस पर, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, सबट्रैक्ट करना चाहेगा? हर्ष? So the pull experienced by the gravitational force. करुणा? Region around a particle where the gravitational pull is observed. तो अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि भाई अर्थ के इनफैक्ट इस टॉपिक को और भी अच्छे से हम लोग इस साल पढ़ेंगे, राइट, इन क्लास 12। अभी तक अपन ने उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा है, राइट। इट विल बिकम और भी इन डेप्थ इस साल, राइट। देखो अर्थ क्या है, अर्थ इज बेसिकली, सपोज एक प्लैनेट है, कोई भी एक प्लैनेट, बिकॉज ऑफ द मास विदिन इट, बिकॉज ऑफ द मास विदिन इट behaves as if it is a magnet, or a pulling force is experienced by any body which is anywhere around it. I'll repeat, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर उसमें कोई भी मास है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मेरे पास ये वॉच है, राइट, सो दिस वॉच इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, लेकिन इसका मैग्नेटिक पुल इतना कम है कि अगर इसके नजदीक मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख भी दूं तो ये इसको अपनी ओर पुल तो कर रही है, लेकिन वो पुल का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली विटनेस इस ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ जाते हुए, है ना। सो द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स मास, है ना, we used to see that there was this field called gravitational field which was created, gravitational field which was created due to virtue of its mass, मतलब मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड बनती थी। बस अब यही काम यहां पर हो रहा है। इन आर केस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। सपोज अगर मेरे पास एक प्लस चार्ज्ड पार्टिकल है, तो इस प्लस क्यू, इस पर सपोज चार्ज है, तो एक ऐसा जोन होता है इसके आसपास जहां पर इसका प्रेजेंस फील किया जा सकता है। और प्रेजेंस कैसे फील होगा? प्रेजेंस फील होगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा। रिमेंबर, इसका प्रेजेंस फील होगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा, राइट, when it comes under the influence of this charged particle, ऐसा कुछ, ठीक है। सो यहां जो मैंने बनाई है इनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द बेसिकली द डायरेक्शन, है ना, along which the force acts on the particle which is charged and comes in the vicinity of this particle, है ना। तो इसको अपन फॉर्मली समझना चाहें, मैथमेटिकली देखना चाहें, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सपोज यहां अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल आ गया, ठीक है, जिस पर सपोज चार्ज है Q0, है ना, तो अब या फिर अपन ले लेते हैं Q, ठीक है। तो इस Q चार्ज पार्टिकल पर अगर ये एक्सपीरियंस करना चाहता है एक फोर्स, या हम देख रहे हैं इस पर एक फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। आई विल रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, suppose I'll call it EFL, you know, electric field line is the direction along which force acts on a charged particle which is placed in an electric field, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ ही चुके हैं, इट इज अ रीजन इन स्पेस वेयर influence of charge can be felt, ठीक है। एक बार इस पेज पर जो भी लिखा है, once you have noted it down, right, आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्रिएटेड ड्यू टू मास। As soon as you're done writing this page, please raise your hand. Yes? Okay. ठीक है। Now, let us understand the next aspect of this. इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखते हैं। सो सपोज वो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F0 या F। हम दोबारा बनाते हैं, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है ना, Q, और इसके पास एक नया चार्ज पार्टिकल आया है, लेट्स से Q0, ठीक है। और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बेसिकली हो क्या रहा है, Q की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये Q0 आ गया। अब Q0 पर एक फोर्स लग रहा है ना, और ये फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में लगता है, ऐसा कुछ, और इसको हम डिनोट करते हैं F से, है ना। तो अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और वर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, लिमिट ऑफ Q नॉट टेंडिंग टू 0 force acting on it per unit the value of charge. लिखो इसे, F is the force, right, acting on this particle Q naught per unit its own value. मतलब force experienced by this force, this is what? This is force experienced by Q naught. This is the force experienced by Q नॉट. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q. ठीक है? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी charged particle Q, which is given as the ratio of the force which is present or which is being experienced by Q naught per unit the value, that is Q naught. तो Q naught पर लगने वाला force upon Q naught is actually giving you the electric field of Q. यहां पर ये concept है, right? ठीक है, देखो आगे हो क्या रहा है. इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं Q के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिटन एज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड K Q अपॉन R स्क्वायर. कहने का मतलब, अगर R इज द डिस्टेंस between between the point where we are measuring the electric field, right, and the charged particle, then this is the value of electric field. लिख लो, R is the distance between charged particle and the point of observation. Right? Distance between the charged particle and the point of observation is R. तो electric field अपन क्या समझ रहे हैं? Electric field due to a charged particle Q will always be given as KQ by R square. ये हो गया electric field in terms of that charged particle जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्रिएट हो रही है, राइट? सो दिस इज द की पॉइंट. अगला की पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लिख लेंगे सभी लोग, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. right? Okay. इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट विल बी, देखो अब अपन एक और बात समझते हैं. अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, यहीं से क्यों देख रहे हैं समझ में आएगा, है ना? अभी यूनिट समझने से पहले एक बात दूसरी देख रहे हैं. देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, राइट, सपोज वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है ना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, कंटिन्यूअस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ, ठीक है, कोई ब्रेकिंग नहीं है, कंटिन्यूअस है, वहां पर ये चार्ज पार्टिकल रखा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर E है. तो इस पर जो फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? F इज इक्वल टू Q इंटू E. देखो इस फॉर्मूला से, यहां देखो अभी जो अपन ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है. तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? Q नॉट इंटू E. हाँ या ना? राइट? तो वही चीज यहां लिखी है. देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल Q इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एज सिंपल एज दैट. अब यहां से क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया करुणा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, बोलो? पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ये सभी लोग अपने पास लिख लेंगे। एज सुन एज यू आर डन, रेज योर हैंड। यस क्लास। ऑल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, हम लोग अभी अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को समझते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट ऑफ चार्ज पॉसिबल एंड इट इज कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। आप लोग अपने हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू। सो नाउ वी आर सीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge. राइट, तो अब सपोज आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, राइट, Q। इस Q चार्ज पार्टिकल से ऐसा मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, मतलब इसका अपना कोई रेडियस नहीं है, वो इतना छोटा कि आप इसको एक पॉइंट बराबर मान सकते हो, ठीक है। सो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर लेट्स से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहता हूं। सो ये हो गया डिस्टेंस, इसको अपन लिख लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज r। r डिस्टेंस की दूरी पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given as k into q by r square। और एक खास बात ये कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और ठीक वैसा ही अगर सपोज यहां एक नेगेटिव चार्ज होता और मैं देखना चाहता कि भाई उतने ही r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो मैग्नीट्यूड तो वही होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द r डिस्टेंस वुड हैव बीन E is equal to again kq by r square। लेकिन this electric field would have been towards the charged particle, है ना, देखो towards the charged particle, right। ये बेसिकली फंडा है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। सो लेट्स से यहां है चार्ज पार्टिकल और इसकी वजह से अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस टाइम इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल। ये अपन को समझना है। और ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है, अपन उसका भी रीजन देखते हैं। सो मुझे एक बात बताओ गौरी, अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के विसिनिटी में, उसके आसपास एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया, तो वो उससे दूर जाएगा या उसके पास आने की टेंडेंसी होगी?
what should be the tendency of this particle. Supposing यहाँ पर जो particle है वो fixed है. Suppose यहाँ जो center में particle है इसको अपन fix कर देते हैं और ये वाला जो particle है this is free to move. तो बताओ where should it be moving? Should it be moving towards or should it be moving away from this center particle? इसके नजदीक आने की टेंडेंसी है या इससे दूर जाने की? अगर दोनों, ये तो प्लस है ही, अगर ये भी प्लस है तो Sir, it will move away. अवे, है ना? From the... बिल्कुल सही. और वहीं पर अगर सपोज यहां पर मैंने जो सेंटर में रखा है इसको नेगेटिव कर दिया जबकि इसको स्मॉल क्यू ही रहने दिया, इस पॉइंट पर सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज ही है. अब बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी किस तरफ जाने की होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या अवे फ्रॉम इट? Towards the negative charge particle. हाँ, तो जैसे ही मैंने इस बात को समझा कि अगर एक, इसको क्या बोलते हैं जो यहां पर रखा जा रहा है ना, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? जिसको यहां रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट? अब उसको रखने पर उस पर फोर्स कहां लग रहा है? इज इट टुवर्ड्स द पार्टिकल जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं या इज इट अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल? जैसे ही ये बात हमें क्लियर हुई वैसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स इट, राइट? तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट, राइट? अब सपोज हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल है. लेट्स से दिस इज Q1 एंड लेट्स से दिस इज Q2. ठीक है? अच्छा, अब इस केस में सपोज कोई एक रैंडम पॉइंट लेता हूं मैं, लेट्स से ओवर हियर, और मैं कहता हूं कि भाई बताओ इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी क्या वैल्यू है. तो अगर किसी भी एक पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड खोजनी है तो इट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ Q1. देखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ Q1, लेट्स से आई कॉल इट E1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ Q2 जिसको मैं सपोज कहता हूं E2. इन दोनों की वजह से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मान सकते हैं इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, which is nothing but a resultant of, it is the resultant of electric field due to Q1 and Q2. ये फंडा है, ये मैजिक है जिसको अपन को समझना है. जैसे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये कहता था कि दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स अगर किसी रीजन में हैं और मुझे उस रीजन में कहीं पर भी नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है, सो दैट नेट फोर्स वाज द सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक वैसे ही किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ड्यू टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स इन दैट रीजन. ये पॉइंट अपन को समझना है. ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है, राइट? ये एक एग्जाम्पल है ताकि मैटर्स आपके लिए क्लियर हो जाए, राइट? हाँ, करुणा कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो. Sir, in the second case, this negative charge, won't it be minus kq by r square, the electric field? तो यहाँ पर ऐसा मान के, मतलब या तो आप माइनस की साइन या लिख दो, है ना, या तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन बता दो, बोथ मीन द सेम. तो यहां पर अगर मैं माइनस की साइन लिख रहा हूं इसका मतलब है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स दैट चार्ज्ड पार्टिकल. हाँ, आप लिख सकते हो, अगर आप यहां पर इसको माइनस क्यों लेके चल रहे हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग यही है कि इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द चार्ज्ड पार्टिकल. यहां आई हैड रिटन द मैग्नीट्यूड. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट करुणा. ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है ना, माइनस साइन का यहां मतलब हो जाता है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दैट पार्टिकल, राइट? क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है. Yes, sir.
ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन देख रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अलग से एक पेज पे लिखते हैं। पहले यहां जो पेज में लिखा है उसको लिख लो, एक काम करो, प्लीज राइट इट डाउन क्लास, काइंडली जॉट दिस डाउन। यस क्लास, और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है। ओके, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू। ठीक है, देखो, तो अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। तो किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a ring of charge। ठीक है, तो अब सपोज अपने पास एक रिंग है कुछ इस तरह से, है ना। इसको अपन किसी भी तरह से किसी भी प्लेन पर रख सकते हैं, राइट। सो लेट्स से वी आर कीपिंग दिस रिंग इन द वर्टिकल प्लेन, इस तरह से, ऐसा वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। सो कहने का मतलब, अगर मेरे पास ये एक रिंग है सपोज, है ना, तो मैंने इस रिंग को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, राइट। ये हुआ एक प्लेन, ये हुआ दूसरा प्लेन, ऐसा रखा है, और इस रिंग को अब मैं यहां से देख रहा हूं फ्रॉम एनी वन ऑफ द साइड्स, राइट। तो अब देखो, अपन इस रिंग की अगर एक्सिस बना ले, राइट, सो एक्सिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब एकदम बीचों बीच से वो लाइन पास कर रही है। इस लाइन के अलोंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहता हूं सपोज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं यहां पर, लेट्स से दिस वन, राइट, और इसको मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, राइट। या तो ऐसा मान लो, है ना, और भी तरीके हैं, या तो आप यहां से भी x ले सकते थे, इस जगह से भी, राइट, आपके ऊपर है। अपन अभी सेंटर से x लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और सपोज इसका रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है r, कैपिटल R ले लेते हैं रेडियस को, है ना। अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज along the axis of the ring, along the axis of the ring। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए ना, यहां पर हम लोग वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कई बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा यूज होता है, ठीक है। तो एक बात देखो, सपोज अपन मान लेते हैं इस रिंग पर जो टोटल चार्ज है, लेट्स से दैट इज कैपिटल Q, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रिंग। मतलब अगर सपोज मैंने इस रिंग को एक पॉइंट से काट के ओपन कर दिया, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक लाइन बन जाएगी, है ना। ये रिंग है सपोज, इसको मैंने काटा, आई कट इट डाउन, देन आई ओपन दिस रिंग, तो एक लाइन बन जाएगी, है ना। उस लाइन पर मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है, ऐसा अपन मान रहे हैं ना। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ रिंग,
अब सपोज अपन इसको डिनोट करते हैं, लेट अस डिनोट दिस पार्ट, है ना, हम लोग यहां पर एक रेड कलर से डिनोट करते हैं, लेट्स से दिस रीजन, है ना। सपोज इतने रीजन की वजह से यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो एट दिस पॉइंट लेट्स से P, है ना, तो इस P पॉइंट पर इस मार्क्ड रीजन की वजह से, जिसको अपन सपोज यहाँ रेड में या येलो में ये जो मार्क कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अगर ये देखना चाहें, है ना, तो देखो ऐसा कुछ होगा। और किस डायरेक्शन में होगी वो भी देखते हैं। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, ऐसा कुछ, ठीक वैसा ही रीजन अपन बना रहे हैं हियर एट द बॉटम, सिमेट्रिकल, एकदम सिमेट्रिकल, हूबहू वैसा ही रीजन नीचे भी होगा रिंग में, है ना, कुछ ऐसा, राइट। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, फिर से अवे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, ऐसा कुछ, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये अपन को पहले समझना है। तो जो मैंने पिंक एरो से दिखाया है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड दिस रीजन, ठीक है, ये अपन को समझना है। सपोज ये जो चार्ज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेट्स सी दैट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज जिसको मैं dq से डिनोट करता हूं, और वैसे ही इसको भी अपन dq से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आ रही है ये सपोज dE है, ठीक वैसे ही यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आ रही है वो भी dE है, राइट। और लेट्स से ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब अपन एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, लेट अस ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, इस DE को कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप लोग को याद है कंपोनेंट्स में कैसे स्प्लिट करते हैं, हमने वेक्टर्स वाला जब रिवीजन किया था तब देखा था। देखो अगर सपोज एक वेक्टर कुछ इस तरह से है, इसको अपन एरो मार्क से डिनोट करते हैं, लेट्स से दिस इज वर्टिकल, लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल। इसमें अपन एक एरो डिनोट कर रहे हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक एरो है जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से दिस एरो को अपन या इस वेक्टर को r लिखते हैं, या इसका मैग्नीट्यूड r है सपोज। और अगर ये एंगल थीटा है तो अपन ने क्या समझा हुआ है, ऐसा अपन एक लाइन बनाते हैं, है ना, वर्टिकल, वैसे यहाँ एक लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो डिस्टेंस है इसको अपन कहते हैं r cos थीटा, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक उसी तरह से इसको अपन लिखते हैं r sin थीटा, व्हिच इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे और यहाँ पे होने जा रहा है कि नहीं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करुणा, कैन यू टेल मी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, हाउ मच विल दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू फॉर दिस वेक्टर, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos theta. cos theta. So let us say I am denoting this by a green arrow, right? The horizontal component of DE, it becomes DE cos theta. हर्ष मुझे बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट, दिस वन, DE sin theta. DE sin theta. तो अब DE sin theta है ना, अपन ने दोनों लिख लिए। मुझे एक बात बताओ गौरी, क्या वैसा ही कंपोनेंट नीचे वाले के लिए भी बनेगा या वो कुछ अलग बनेगा? देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मुझे लगता है ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना? देखो एक बार। यस सर। राइट, तो इसको लिख लेते हैं DE cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ बनेगा लगता है, ऊपर की तरफ ही बनेगा या नीचे बनेगा गौरी? फॉर द सेकंड दिस, ये वाले इसके लिए हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही बनना चाहिए, वर्टिकल का क्या होगा? नीचे।
नीचे, है ना? तो अपन इस तरह से उसको Yes. डिनोट करते हैं ओवर हियर। उसकी वैल्यू कितनी होगी गौरी? D sin theta. d sin थीटा, है ना? तो क्या हम लोग इस बात को विजुलाइज कर पा रहे हैं, क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये de sin थीटा और ये de sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? करुणा, आर वी एबल टू इंटरप्रेट दिस पॉइंट कि दिस de sin theta and this de sin theta are cancelling each other, क्योंकि these are equal electric fields which are acting in opposite direction। और कभी भी वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है लेकिन वो एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके नलिफाई कर देते हैं। ये बात हमको क्लियर हो रही है क्या करुणा? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज वाई ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर बैठे। तो नेट कंपोनेंट इन दो की वजह से हुआ de cos थीटा एंड de cos थीटा। कुछ कुछ वैसा ही हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंपोनेंट के लिए होगा। तो यहां पर और यहां पर जो कंपोनेंट है वो भी कुछ ऐसा ही यहां पर बनाएंगे, राइट? ठीक वैसा ही यहां पर एंड लेट्स से यहां पर भी जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो हो ये रहा है, सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेक्टर्स को अगर आप ज्वाइन करते चले जाओ तो वो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बना रहे हैं सभी मिलकर, दैट सेंटर पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड DE नेट इज DE cos theta, DE cos theta, right? That is the net electric field because of all the particles which are there at along the ring periphery. I'll repeat, रिंग की पेरिफेरी के अलोंग सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंपोनेंट्स मिलकर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर रहे हैं एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE cos थीटा व्हिच इज DE cos थीटा व्हिच इज एक्टिंग along the axis of the ring. Now, in order to find out what is the net electric field, हम क्या करते हैं? The total electric field because of all the particles, हम क्या करते हैं? इसको कर देते हैं integrate. इसको कर देते हैं integrate. This is giving me the total electric field at a distance r from a ring along its axis. तो अब यहां पर अपन ने रिंग बनाई, है ना? इससे r डिस्टेंस की दूरी पर ये एक पॉइंट बनाया, या x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट बनाया, इसका रेडियस हमने r लिया और इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया, तो पाया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रल ऑफ DE cos theta. है ना? तो हमको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो हमने थीटा बनाया है इसको अगर थोड़ा गौर से देखोगे, उस ट्रायंगल को गौर से देखोगे तो ये पाओगे कि दिस एंगल वाज थीटा, है ना? एंड हमें दिख रहा है इस ट्रायंगल को अगर सेपरेटली बनाने पर ये बात कि ये हुआ ट्रायंगल, ये हुआ थीटा, है ना? दिस इज x, ये डिस्टेंस x है, राइट? और ये r है ना? तो cos थीटा क्या हो जाएगा यहां से? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x, और हाइपोटेन्यूज इसकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
राइट। और अगर आप डीई की वैल्यू समझना चाहो तो क्योंकि जिस पॉइंट चार्ज की वजह से अपन ने ये क्या किया था, इस सेक्शन को अपन ने मान लिया था कि इस पर चार्ज dq है और ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। तो हर्ष मुझे बताओ, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अभी अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पड़ी है, बोलो। KQ बाय R²। R², बिल्कुल सही। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। लेकिन अगर वही पॉइंट चार्ज dq हो जाए, वही पॉइंट चार्ज dq हो जाए, तो वो डी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, k इंटू dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ या ना, सपोज ये डिस्टेंस y है अगर, तो अपॉन y का स्क्वायर। राइट हर्ष, ऐसा ही होगा, यस सर। है ना। तो अपन एक काम कर सकते हैं, क्या अपन इस y की वैल्यू बता सकते हैं कितनी है हर्ष? y इज इक्वल टू, कैन वी टेल हाउ मच इज y? √R² + x²। राइट। तो अपन इसको अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और नेट ई निकालने की कोशिश करते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, देखो, नेट ई इज डीई कॉस थीटा, जहां पे अपन को डीई क्या है और कॉस थीटा क्या है दोनों क्लियर हो रहा है। इसको सब्स्टिट्यूट करो और मुझे यहां से आगे हेल्प करते जाओ। यस, तो क्या हो जाएगा, k इंटू डी क्यू, राइट, होल बाय y², कॉस थीटा की जगह x अपॉन, राइट, दिस इज y, ये अल्टीमेटली y है, राइट, x बाय y, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, यस सर। ओके। और सपोज अगर जो टोटल चार्ज है हमने कितना माना था, यहां देखो हर्ष, टोटल चार्ज कितना था इस रिंग पर, कैपिटल Q, राइट। यस सर। तो अगर उस रिंग की जो टोटल लेंथ है या उसकी सर्कमफ्रेंस है, लेट्स से दैट इज L, तो अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज, राइट, चार्ज, टोटल चार्ज, लेट्स से, सो द पॉइंट इज, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात क्लियर है क्या, पहले बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। है ना, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ये समझ रहे हैं बेसिकली द एजेंडा दैट हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, बहुत सिंपल है। I was trying to give a visual understanding of it to all of you. So let's do it by drawing a diagram here. So here is the diagram. ये है रिंग, है ना। इस रिंग की ये हो गई एक्सिस। अब इस एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट लाई कर रहा है which is this at a distance x। तो अब जैसे जैसे मैं इस रिंग की पेरीफेरी के अलोंग मूव कर रहा हूं, as I am moving along the periphery of the ring which actually contains the charge, which actually contains the charge, ये डिस्टेंस x चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा, एक और बात बताओ गौरी, अगर मैं रिंग की पेरीफेरी के अलोंग मूव करूं, दिस पेरीफेरी, इसके अलोंग जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं, क्यों मूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर पॉइंट पर जो चार्ज है उसको कवर करना चाहता हूं। सो लेट्स से इतना चार्ज है, दिस वन, दिस इज dq, है ना। यहां पर भी जो चार्ज है, राइट, लेट्स से दिस इज आल्सो dq। ठीक उसी तरह से यहां भी जो चार्ज है, दिस इज आल्सो dq। तो अब मैं इन सारे चार्जेस का समेशन ले रहा हूं, सबको ऐड कर रहा हूं। तो क्या इन सब चार्जेस के अलोंग जब मैं जाता हूं, सपोज अभी यहां थे, अब यहां आ गए, फिर हम लोग इस पॉइंट पे आ गए, तो क्या ये वाला डिस्टेंस जिसको मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है, is this distance changing or is it constant as I'm moving along the periphery? So it will change. फिर से सोचो, r पहले आपने बोला x चेंज है कि x चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, बताओ। x जो है, X is constant. x कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वाले डिस्टेंस की पहले मुझे वैल्यू बताओ कितनी होगी, जिसको अपन ने ग्रीन लाइन से मार्क किया है उसकी वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड r। जैसे ये डिस्टेंस हुआ r, है ना, और ये वाला डिस्टेंस हो गया x। ये बात क्लियर है क्या, पहले बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद अपन ये Yes, sir. यहाँ पर
y की वैल्यू कितनी होगी इस राइट ट्रायंगल से, बताओ। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि सर x तो कांस्टेंट है, हाँ या ना, जो x की वैल्यू है, दिस x वैल्यू इज कांस्टेंट, राइट। यस सर। ये r भी कांस्टेंट है, हाँ या ना। यस सर। तो अगर x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो इन पर डिपेंड करने वाला y क्या वेरिएबल हुआ या कांस्टेंट हुआ? कांस्टेंट। हाँ, दिस इज द पॉइंट जो मैं चाहता था जिसका एहसास हो। तो द पॉइंट इज, ये वाला पॉइंट, दिस द मतलब द की व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू इज दैट ये वाला पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम all the points on the lying on the periphery of the ring. I'll repeat. The point P, लिखो इसको अपने पास as a note. Point P is at equal distance from all points lying along the periphery of the ring या the circumference of the ring. Circumference of the ring. ठीक है, ये पॉइंट है, ये बात क्लियर हो रही है क्या अपन को? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? गौरी बताओ। यस सर। है ना, अब हमें समझ में आ रहा है कि जो y है दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट, y इज अ कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी, इसको निकालना और भी आसान हो गया। देखो यहां से अगर x कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है, हर्ष एक बात बताओ, जो भी कांस्टेंट्स होते हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर रहते हैं या बाहर चले जाते हैं? बाहर। राइट। तो अब बिकॉज दीज आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, तो हमारा इंटीग्रल कैसा बन गया? k x बाय y क्यूब इंटू डी क्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, सारे छोटे 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 डी क्यू चार्जेस को सम करना। तो बताओ एक बात करुणा, इन सारे चार्जेस को जब आप सम करोगे तो टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? हाउ मच शुड बी द टोटल चार्ज ऑन द रिंग? Q. Q, कैपिटल Q, राइट। तो अपन क्या करते हैं, वी विल राइट k x इंटू कैपिटल Q, राइट, होल अपॉन बाय Q। इसको अपन लिखते हैं एज द आंसर, राइट। आर वी एबल टू इंटरप्रीट दिस? हमें ये बात क्लियर हो रही है क्या? एक एक करके आप लोग बताएंगे। सो हर्ष, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k q x by y q, राइट? So can you repeat the last one? देखो मैंने लास्ट स्टेप कहां से, ये वाला पॉइंट बोल रहे हो? No sir, last वाला kx by y cube. हाँ वो वाला। देखो अपन ने क्या कहा, मैंने कहा कि आपके पास dq क्या है हर्ष? एलिमेंट्री चार्ज जो एक छोटे 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 ऐसे पॉइंट्स में मौजूद है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, उन सबको जब आप सम कर देते हो, क्या कह रहा हूं, उन सब dqs को, देखो फिर से यहां लिखते हैं, ठीक है, इस रिंग के, ये रिंग है ना, इस रिंग के छोटे छोटे अपन ने एलिमेंट्स कर दिए। सपोज ये एक एलिमेंट, इस पर चार्ज है dq, फिर ऐसे इसके बाजू में दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर ये चौथा एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट मतलब एक छोटा हिस्सा इसका, राइट। और हर हिस्से पर चार्ज कितना है? dq है। तो अब सारे चार्ज को अगर आप ऐड करते हो या उसका समेशन करते हो या उसका इंटीग्रल करते हो, सारे चार्जेस का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, समेशन करते हो, तो टोटल चार्ज के इक्वल होगा कि नहीं? हाँ या ना? Yes sir. Right? So that is
what we have been doing here. बहुत सिंपल चीज है देखो. तो यहाँ पर हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट केम आउट टू बी यहाँ तक समझ में आया था ना, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया था. बेसिकली E हमने देखा था इज इक्वल टू DE cos थीटा, है ना. फिर हमने DE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था और cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था. डिनोमिनेटर में y स्क्वायर था और y था, ये दोनों मिलकर y क्यूब हो गए, राइट. एंड हमने x और y को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, बिकॉज हियर वी जस्ट अग्रीड कि ये वाला जो x है एंड दिस y बोथ आर कांस्टेंट. क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट हैं, राइट, इसीलिए वो दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ गए. Now what remains inside the integration is just dq, और ये integration dq is nothing but the total charge present on the entire circumference of the ring. जब हमें ये बात क्लियर हुई तो बस this answer becomes, this was initially being written as integral dE cos theta. इसी को हमने लिखा इन द फॉर्म, जब आगे सब्स्टिट्यूशन से आंसर लाया kx by y cube into dq इंटीग्रल. उसके बाद we took all of these outside integration symbol to get the answer as kx by y cube into integration of dq, जो बन गया कैपिटल Q. अब हम अलग अलग वैल्यूज की बस सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. देखो y कितना था, करुणा कैन यू रीड दिस आउट? y कितना था? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 1/2, राइट? यस सर. ठीक है. अच्छा, तो अपन इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू क्या आती है? k इंटू क्यू इंटू एक्स होल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्यूब है ना. तो यहाँ पर हाफ तो है ही और क्यूब भी है, तो कितना हो गया? 3/2, राइट. तो इससे अपन के पास आ गई नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रिंग, and this electric field is being measured along the axis of the electric field, along the axis of the ring at a distance x from the center. अच्छा, यहाँ पर I've written y, this is r, ये जो है ये r है, right? So and such that the value of radius of the ring is capital R. ठीक है, मैं एक बार दोबारा से दोहराता हूँ. ठीक है, अपन ने क्या किया, अपन का इस क्वेश्चन में एजेंडा ये था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज मेजर करना था. तो अपन ने इसको छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बांट दिया और हर एक पर चार्ज ले लिया स्मॉल dq. हमने देखा कि इस एक dq की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज dE, इसको अपन ने ब्रेक किया इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. हमने वैसा ही डायमीट्रिकली ऑपोजिट एक और चार्ज पार्टिकल लिया, इसकी वजह से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE. इसको भी अपन ने ब्रेक किया इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. फिर हमने एक बात समझा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एंड देयरफॉर dE sin theta because of all the diametrically opposite components got cancelled. बचा जो वो था dE cos theta. अब ये तो दो की वजह से था, dE cos theta, dE cos theta. ऐसे ही सारे dE cos theta आते चले जाएंगे जब जब मैं कोई भी दो डायमीट्रिकली यहाँ पर पार्टिकल्स लूंगा, ये सारे ऐड होते चले जाएंगे और जो नेट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट विल बी अगेन dE cos theta. तो हमने उस dE cos theta को बेसिकली इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना. तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने जोड़ा so as to get dE cos theta as the answer, right? अब इस dE की वैल्यू हमने देखा is just ये dE बेसिकली ये dq क्या था? ये dq एक पॉइंट चार्ज था, राइट? पॉइंट चार्ज था ऑन द रिंग. तो
इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq by r स्क्वायर, आप ही लोगों ने बोला, लेकिन यहाँ हमारे केस में r नहीं है, डिस्टेंस कितना है, y है, तो अपन ने उसकी जगह y स्क्वायर लिखा और बस अपन इसको आगे सॉल्व करते चले गए टू गेट दिस एज आवर फाइनल आंसर। क्या आया आंसर? kq into x by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, राइट। एक बार इस पेज पर, फर्स्ट पेज पर, यहां पर जो भी लिखा है अगर आपने लिख लिया है तो हैंड रेज करो। यस क्लास। ओके, अगर ये पेज हो गया है तो सेकंड पेज पर यहां जो भी लिखा है एक बार उसको लिख लो, ठीक है। हाँ, काइंडली नोट डाउन योर वर्क फ्रॉम दिस पेज एंड एज सुन एज यू आर डन यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, ठीक है। ओके, यस क्लास, गेट गोइंग। आप नीचे वाले एक्सप्रेशन को चाहो तो यहां पर अपन इसको वी विल राइट इट वंस अगेन। हमारे पास, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज केम आउट टू बी k into q times of x by x square plus r square power 3/2, है ना। सो दिस इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आ रही है। जैसे ये हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, ग्रेट। अब अपन के पास जो एक्सप्रेशन आया है ना, इसको अपन 3 केसेस में स्प्लिट कर सकते हैं, देखना, ठीक है। हर्ष एक बार रीड आउट करो क्या है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग? यस हर्ष। E is equal to हाँ, kq राइट, x by x by x square plus r square the whole 3/2। 3/2, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके जो 3 केसेस देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस इज, अगर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये सपोज प्लेन है, आपका जो स्क्रीन है, सपोज दैट इज द प्लेन ऑन विच द रिंग हैज बीन केप्ट, तो इस रिंग के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो लेट अस से हम ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, ये हमारी रिंग थी, अगर आप इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन देख लो, और ये हो गई एक्सिस, है ना। अभी तक अपन ने यहां देखा था, इस जगह पर एट अ डिस्टेंस x। गौरी एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट को जिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूं, अगर मैं इसको इस रिंग के प्लेन में ले आऊं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, अगर यहां ले आऊं तो x कम हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यहां ले आऊं तो और कम हो जाएगा, और फाइनली Yes. यहां सेंटर में ले आऊं तो x कितना हो जाना चाहिए गौरी इस पॉइंट Zero. में?
0। तो अगर इस पॉइंट पे x 0 हो गया तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए? k की नो 0 0 आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अपन इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं Yes. KQ से, है ना? तो इसका मतलब Yes, क्या हो sir. गया? अगर Q चार्ज प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, या सॉरी Q चार्ज प्रेजेंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, तो सेंटर पर ऑन द प्लेन ऑफ द रिंग, ऑन द सेंट्रल प्लेन ऑफ द रिंग, यहां पर सेंटर एंड द प्लेन ऑफ द रिंग, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितनी होनी चाहिए? बोलो गौरी। 0 0, है ना? तो ये अपना हो गया फर्स्ट केस। When x is equal to 0, this implies electric field is equal to 0, right? इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मुझे एक बात बताओ, यहां तक जो भी अपन ने आज की क्लास में समझा, राइट? यहां तक कोई क्वेरी है तो पूछो। Any queries until this point? Anyone, please raise your hand. अगर रिंग के इस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेरी हो, so just let me know. Okay, Harsh is saying उसे एकदम क्लियर है. Karuna and Gauri, any queries here? Okay, अगर क्लियर है, नो सर। अच्छा चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन को फर्स्ट केस मिला, अगर x 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस प्लेन, जहां पर रिंग रखी हुई है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है? अच्छा, एक सेकेंड केस लेते हैं, अगर अपन रिंग से दूर जाते चले जाएं, मतलब अभी तक अपन ने इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया था, सपोज ये और दूर और दूर और दूर बढ़ता जाए या डिस्टेंस, ये जो x है ये बढ़ता चला जाए, और अभी ना x कंपेरेबल है r के, किसी दूसरे वेरिएबल के कंपेरेबल होना, मतलब जैसे अगर x 10 है सपोज, तो r हुआ लेट्स से 5 6, तो 5 और 10 या 6 और 10 कंपेरेबल नंबर्स हैं। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अभी तक कंपेरेबल थे, उनको आप कंपेयर कर सकते थे। लेकिन अगर हम बढ़ाते चले जाएं, किस डिस्टेंस को? ये वाले डिस्टेंस को, ऐसे और आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ये x की वैल्यू बढ़ती चली जाए और x लेट्स से बिकम्स वेरी 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 ग्रेटर देन r, इसका मतलब हुआ far away from the ring, far away from the ring। तो हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसी स्थिति में इसका जो स्क्वायर होगा वो तो और भी बड़ा होगा r के स्क्वायर से, राइट? तो कैन वी से दो नंबर्स में अगर सपोज एक बहुत छोटा हो और एक काफी बड़ा हो, तो इनका जो आंसर आता है, राइट? सो दिस हैड 5 zeros and let's say 0 घटा देते हैं, so 1 2 3 4 5 और ये, तो अब इनका जो आंसर आता है, this answer is very close to the greater of the two। I'll repeat, जब भी कभी हम एक बहुत ही बड़े नंबर और बहुत ही छोटे नंबर को सम कर रहे हैं, तो the answer which we are getting, it is closer to the larger of the two। इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं that this value is nearly equal to 1, right? कुछ ऐसा ही इस फॉर्मूला में भी होने जा रहा है। देखो हम लोग ये समझ रहे हैं कि r square is much greater, sorry, x square is much greater than r square at when x is very large, मतलब हम रिंग के प्लेन से बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए we can write x square plus r square when x is very large is nearly equal to x square, right? ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? गौरी? यस सर। हर्ष ये बात क्लियर हो रही है? हमने ऐसा कैसे? यस सर। करुणा, इज Yes. दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो अब क्या हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सभी लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इस पॉइंट को, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दो, बताओ मुझे आंसर क्या आता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है? हर्ष, क्या आनी चाहिए वैल्यू बताओ? यहां पर अपन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर रख देते हैं. हाँ बोलो. क्या लिख सकते हैं इसको? यस हर्ष बोलो. k इंटू क्यू होल इंटू एक्स अपॉन 1/x². बाय x का पावर 2 इंटू 3/2. ऐसे ही होगा और कैंसिल आउट होने लगेगा, राइट? सो पहले इससे कैंसिल करते हैं, राइट? बिल्कुल सही बोला आपने हर्ष. ये हो जाएगा k q बाय एक्स स्क्वायर, राइट? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ गया, ऊपर x है, कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वायर. तो इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, राइट? तो अब बिकॉज यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज k क्यू बाय एक्स स्क्वायर ओवर हियर, क्या हमने कुछ ऐसा ही थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या? याद करने की कोशिश करो. अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज q है और हम इससे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेजर करें तो कितनी आती है? करुणा, what is the electric field which I can observe at a distance x from a point charge at a distance x such that the charge has a value capital Q. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है करुणा? kq/x². So what is the conclusion? Conclusion क्या निकल के आ रहा है? करुणा, can you try giving a conclusion? So the radius of the charge is very small. ये तो अपन ने बना दिया चार्ज को. चार्ज जो रिंग है, रिंग के रेडियस को बहुत स्मॉल मान लिया. कब? जब अपन उस रिंग से बहुत दूर चले गए. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी एक चार्ज रिंग से when you are going too far away, then that charged ring behaves as if it is a point charge. I'll write this here. So when did this happen? This happened when the value of x is much larger than r. कहने का मतलब आप बहुत दूर चले गए at a huge distance, at a or very far away from the ring, very much far away from the ring, far away from the ring, when calculating electric field, ring behaves like a Gauri, ring behaves like a point charge. लिखो सभी लोग. क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट गौरी? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि far away from the Yes, sir. when calculating the electric field, the ring behaves like a point charge. है ना? ये लिख लो सभी लोग. ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? दिस इज एन एग्जाम्पल. और जैसे ही नोट डाउन हो जाए तो हैंड रेज करो. ठीक है. तो आज मैं आप लोगों को
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराता हूँ, है ना, बहुत ही माइन्यूट रिवीजन है तो बहुत कम समय लगेगा, एंड देन आप लोगों को उसके बेसिस को या वहां जो अपन नॉलेज ले रहे हैं उसको इस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके कुछ कैलकुलेशन करनी है एज अ होमवर्क, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। देखो, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं इन द बेसिक मैथमेटिक टूल्स। कॉन्सेप्ट का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, अगर कोई भी एक डिपेंडेंट फंक्शन है, सपोज y, जो x पर डिपेंड कर रहा है, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये एक कर्व की इक्वेशन है और हमारे केस में जो हमने यहाँ बनाया है, दिस इज एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ऐसा कुछ। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ऐसा ऊपर फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन है। तो अब अगर मैं जानना चाहूं कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, a, b है सपोज। सो इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b ऐसे केसेस में, या फिर अगर इसका ही उल्टा हमारे पास कोई एक ऐसा कर्व होता जहां जिसका मैक्सिमा बन रहा होता। मैक्सिमा शब्द का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के पॉइंट से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हो ऑन दी XY प्लेन। सपोज दिस पॉइंट वाज C, D और लेट्स से दिस कर्व वाज y is equal to minus x square plus x minus 1। अब हमें यहाँ सपोज C, D निकालना था या C और D की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसे केस में इस पॉइंट P को हम कहते मिनिमा और इस पॉइंट Q को हम कहते मैक्सिमा। ये मैंने आपको एक बेसिक एप्लीकेशन दिया, कहां यूज होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्विक रिवीजन में देखते हैं। आपने पढ़ा है इन योर क्लास 11, अगर सपोज कोई भी एक ऐसा कर्व हो, है ना, ऑन दी XY प्लेन, तो इस कर्व के लिए ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर अगर आप टैंजेंट को ड्रॉ करते हो इस तरह से, टैंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, वो कहलाती है टैंजेंट। और इस कर्व की इक्वेशन अगर y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सपोज y इज सम फंक्शन ऑफ x, sin x, cos x, tan x एक्सेट्रा, है ना, तो सपोज y इज सम फंक्शन ऑफ x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, x क्यूब प्लस 3x हो सकता है, एनीथिंग। तो ये वाला पॉइंट, राइट, एंड दिस वाला पॉइंट, इन दोनों पर जो स्लोप है इस टैंजेंट का, दैट स्लोप इज गिवन एज 0। और हम जानते हैं एक बात कि कभी भी आपको स्लोप निकालना होता है, टैंजेंट का स्लोप टू एनी कर्व, देन दैट स्लोप इज गिवन बाय dy by dx। dy by dx मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल, आई रिपीट, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ एनी function gives you the tangent to that curve for that function on the xy axis, slope of the tangent। dy by dx आपको slope of the tangent देता है for any curve जिसकी इक्वेशन y is equal to fx के टर्म्स में डिस्क्राइब्ड है। और ये पर्टिकुलर केस होता है जहां मैक्सिमा और मिनिमा पर इस स्लोप की वैल्यू हो जाती है 0। इस स्लोप की वैल्यू हो जाती है 0। और खास बात ये होती है कि मैक्सिमा पर, यहां इस जगह मैक्सिमा पर, अगर आप इस कर्व का सेकंड डिफरेंशियल लो, इस कर्व का सेकंड डिफरेंशियल लो, यानी कि d2y by dx स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आती है नेगेटिव। और अगर वहीं इसके मिनिमा पर, इसके
मिनिमा पर अगर आप डबल डेरिवेटिव लो, यानी कि d2y बाय dx स्क्वायर, तो वो आता है पॉजिटिव। ये फर्क होता है मैक्सिमा और मिनिमा पे। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा इन द लास्ट 1 to 2 मिनट्स। हमने ये कहा कि भाई देखो, अगर आपके पास एक कर्व है, उस कर्व का कोई एक पॉइंट है जो अपने आजू बाजू वाले पॉइंट से थोड़ा या सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो ऐसे पॉइंट को अपन कहते हैं मैक्सिमा। और अगर एक ऐसा पॉइंट है जो अपने आजू बाजू वाले पॉइंट से थोड़ा नीचे लाई कर रहा है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है उसका फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस सबसे ज्यादा है इन सभी पॉइंट्स के मुकाबले, जबकि इन सभी पॉइंट्स के मुकाबले इस मिनिमा का डिस्टेंस सबसे छोटा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे छोटा है। तो यहाँ पर इस हायर पॉइंट को मैं मैक्सिमा कह रहा हूं और इस लोअर पॉइंट को मैं मिनिमा कह रहा हूं। इस मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पर अगर आप कर्व के लिए एक टैंजेंट बनाएं, तो उस टैंजेंट क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, दिख रहा है इस केस में भी, उसका स्लोप हो जाता है 0 फॉर बोथ केसेस। मतलब dy by dx की वैल्यू इज 0 फॉर बोथ केसेस। dy by dx की वैल्यू इज 0 फॉर बोथ केसेस। लेकिन डबल डिफरेंशियल जो होता है, दैट इज नेगेटिव फॉर मैक्सिमा एंड पॉजिटिव फॉर मिनिमा, है ना। ये पॉइंट होता है डिफरेंशिएशन का या समझने का। और इसको और भी गहराई से समझना चाहो, सो लेट्स से दिस इज द मैक्सिमा वाला एरिया, दिस इज द मिनिमा वाला एरिया। तो ये dy बाय dx का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं लिख रहा हूं d2y बाय dx स्क्वायर, इसकी मीनिंग होता है डबल डिफरेंशियल या सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ y या फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ dy बाय dx। तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहां देखना, करुणा एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? व्हिच आई जस्ट ड्रू। सो नेगेटिव। ध्यान से सोचो, राइजिंग लाइन है ये, देखो। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव। पक्का? यस यस। एक राइजिंग लाइन है ना, मतलब जैसे जैसे इस जगह x बढ़ रहा है अलोंग दिस लाइन, तो देखो इसका y भी बढ़ता जा रहा है। तो जिस लाइन के अलोंग x के बढ़ने से y भी इंक्रीमेंट हो, वो लाइन को अपन क्या बोलेंगे? राइजिंग लाइन। क्या बोलेंगे करुणा? राइजिंग लाइन। राइजिंग। और राइजिंग लाइन के लिए स्लोप हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एट द टॉप ये एक ऐसे टैंजेंट बनाओ एकदम टॉप पर, तो इसके लिए स्लोप कितना आना चाहिए? यहाँ पे dy बाय dx कैसा होना चाहिए? बोलो। जीरो। 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 हाँ। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर एक और टैंजेंट इस तरह से बनाऊं, तो इस टैंजेंट के लिए स्लोप कितना होना चाहिए? लेस देन जीरो। मतलब नेगेटिव, है ना। तो मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. जैसे जैसे अपन यहाँ x के अलोंग बढ़ रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे dy बाय dx जो पहले पॉजिटिव था, फिर वो जीरो हुआ, फिर वो नेगेटिव हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या कर रही है? इज इट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन कांस्टेंट? dy बाय dx Decreasing, sir. डिक्रीजिंग, है ना। तो dy बाय dx is decreasing. It was positive, it becomes zero, फिर it becomes negative along a maxima, along a maxima। तो अगर dy by dx लगातार घट रहा है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज कैसा हो गया? नेगेटिव। इसका रेट ऑफ चेंज कैसा हो गया करुणा? नेगेटिव। राइट? Negative. राइट? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ओके। हर्ष अब ये बात बताओ, ऑन द सेम एस्पेक्ट अगर मैं इस लाइन के स्लोप को देखूं, ये पर्पल लाइन विच आई एम ड्रॉइंग फॉर द मिनिमा वाला पार्ट, तो आप बता सकते हो इस लाइन का स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। पक्का? नेगेटिव। राइट। तो Yes, अगर sir. इस लाइन के लिए स्लोप इज नेगेटिव, मुझे बताओ
अब इस सेकेंड लाइन के लिए जिसको अपन यहां बना रहे हैं, इसके लिए स्लोप कितना होगा बोलो? 0. 0। और ये थर्ड लाइन के लिए यहां पर, इसके लिए स्लोप कितना होगा, कैसा होगा? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। जो स्लोप पहले नेगेटिव था वो 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। बताओ स्लोप की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है या कांस्टेंट है मिनिमा पर? बढ़ रही है. बढ़ रही है। इसका मतलब dy by dx इज इंक्रीजिंग एट मिनिमा। इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज कैसा हो जाना चाहिए? Positive. पॉजिटिव। वेरी गुड। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, जो अपन ने मैंने आपको यहां बताया था। हम लोगों ने क्या समझा था कि मैक्सिमा पर, देखेंगे सब लोग यहां, मैक्सिमा पर, गौरी, मैक्सिमा पर सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। देख पा रहे हो उसको? यहाँ पे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx कैसा है? नेगेटिव। और मिनिमा पर रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या हम उसको यहाँ रिफ्लेक्ट होते हुए देख पा रहे हैं उस बात को? राइट। मिनिमा पर रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx या फिर डबल डेरिवेटिव दैट इज पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो रही है क्या अपन को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू अस? सॉरी। यस सर। ओके। इसको अगर समरी के फॉर्म में देखना चाहें तो इस पार्ट में देखना, यहां लिखते हैं एट मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ dy by dx। और हम लोग dy by dx को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से, और d2y by dx स्क्वायर को y डबल डैश से डिनोट किया जाता है ऐसा। तो हमने एक कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं हम, कि मैक्सिमा हो या मिनिमा, दोनों पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है और सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑन मैक्सिमा एंड इट इज पॉजिटिव ऑन मिनिमा। ये हम लोगों को याद रखना है। मैक्सिमा पर, करुणा कैन बी रिपीट दिस? इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो, हमने जो नोट पढ़ा अभी? मैक्सिमा पर, Yes, sir. हाँ, और मिनिमा, First derivative is 0, ओके and in minima, first derivative is 0. ओके At maxima, second derivative is negative, and in minima, second derivative is positive. ओके। ये हमें बात याद रहेगी करुणा? विल बी रिमेम्बर दिस? Yes, sir. ठीक है। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है इस चैप्टर के रिलेशन में? मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं, ठीक है? सवाल क्या है, ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना अपने पास। पहला सवाल ये है कि हमने जो अभी रिंग वाला केस पढ़ा, इसमें हमने देखा कि इस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज गिवन बाय KQ into x upon x square plus r square whole power 3/2। I will draw this again। ये हमारे लिए रिंग है, इसकी एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। That electric field at a distance x from the center and the radius of the ring being r, electric field is KQ into x whole by x square plus r square power 3/2। तो आपका होमवर्क ये है, क्या आप एक ऐसा पॉइंट खोज सकते हो जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है? क्या वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या वो x की वैल्यू खोज सकते हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है? जैसे अभी तक हमारे पास y x पे डिपेंड करता था,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रही है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा किस पॉइंट पर लाई करता है। ये हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल इज, अगर आपके पास इस तरह से दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से इन पर मैंने रख दिए दो चार्ज पार्टिकल्स, दोनों पर लेट्स से चार्ज है Q और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से दैट इज R। अब हमें कहा जा रहा है, हमने इनकी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाई इस तरह से। बाइसेक्टर लाइन का मतलब होता है जो दोनों को इक्वल हाफ में स्प्लिट कर रही। परपेंडिकुलर मतलब इट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस लाइन। ऐसा यहां पर एक पॉइंट है, सपोज विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम बोथ दीज पार्टिकल्स। ये जो डिस्टेंस है will obviously be same, right? अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, पहले आपको बताना है उसकी वैल्यू कितनी है ना, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और वो किस वैल्यू ऑफ x के लिए ऐसा नेचर शो करती है। आई विल रिपीट, हमारे लिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट? उनके ठीक सेंटर पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, है ना। ये वाला डिस्टेंस x नहीं है, x इज दिस डिस्टेंस। बेटर आई विल मार्क इट हियर। ये डिस्टेंस x है ना, क्वेश्चन में ये डिस्टेंस x दिया है। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई बताओ यहां एट पॉइंट, we'll name this point P. At this point P, what is the total electric field? For what value of x is this electric field maximum, and what is the value of that maximum electric field because of the two charged particles? यहां पर आपका वेक्टर भी यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यूज होगा। देखो जो हमने यहां पढ़ा था कि net electric field due to any two charged particles is the vector sum of electric field due to each. I will repeat, net electric field at any point due to two charged particles is the vector sum of electric field due to each. ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है क्योंकि वो x पर डिपेंड कर रही है या x का फंक्शन होगी, तो आपको कुछ ऐसा यहां पर मैजिक भिड़ाना है, कुछ ऐसा कैलकुलेशंस करने हैं जिससे आप ये निकाल सको कि x e के मैक्सिमम, है ना, और e के मिनिमम की, या अपन मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है, सपोज e के मैक्सिमम की क्या वैल्यू है। ठीक है, ये अपना सवाल है। और अगर आपको कोई इससे जुड़ी हुई क्वेरीज हो, सपोज डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो जो फिजिक्स विद पतनानी के चैनल पर देयर इज अ प्लेलिस्ट जिसमें मैंने क्लास 11th के वीडियोस अपलोड किए हैं। वहां पर मैंने मैक्सिमा मिनिमा के बच्चों के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो सपोज कोई दिक्कत आती है, कोई अड़चन आती है, और आपको पास्ट ईयर के जो आपके 11th के नोट्स है अगर उससे क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन ऑल्सो लुक एट देम, और अगर बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बन पाता तो अपन फिर से यहाँ पर बेसिक स्ट्रैटेजी डिस्कस करके इन दो सवालों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो और स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अपने पास। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप उसको लिख लेना, राइट, अपने पास नोट डाउन कर लेना, राइट। सो हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट? राइट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द स्क्रीन, मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो अपन ने देखा, राइट। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, या फिर इसको लिख लो, एनी ऑफ द टू, मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट, मे बी दैट्स बेटर। ठीक है, डन। तो अब मुझे बताओ ये जो पेजेस हैं फ्रॉम द फ्रंट, हमने क्या क्या पढ़ा? देखो हमने
सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी लिया हमने, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैथमेटिकली समझा, राइट। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में जाना। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज के बारे में समझा कि एक रिंग पर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है ना। फिर उसके लिए हमने अलग अलग केसेस पढ़े, राइट। अलग अलग 3 केसेस देखे। पहला केस था एट द सेंटर ऑन द प्लेन ऑफ द रिंग। फिर हमने देखा एक केस जहां पर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अच्छा, अब थर्ड केस वाज दिस जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं, ये वाला थर्ड केस है कि एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है। वो पॉइंट x कितना दूर है रिंग से, आपको ये निकालना है, r के टर्म्स में वैल्यू आएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस x अपन को फाइंड आउट करना है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए, और इसमें हमें मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। फिर मैंने इसी से जुड़ा हुआ एक और आपको सवाल दिया है कि अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके सेंटर में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की, तो यहां पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिकॉज ऑफ द टू ऑफ देम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इज इट बिकमिंग मैक्सिमम। ये बातें हमें थोड़ा सा विचार करके कैलकुलेट करनी है, ठीक है। Any queries class, anyone, any queries, please raise your hands, let me know, let us discuss if there are any queries with all of you. Yes class. करुणा क्लियर है आज जो भी हमने पढ़ा? हर्ष? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गौरी क्लियर है पूरा सेशन अच्छे से? Yes, sir. ठीक, तो अगर क्लियर है अच्छी बात है, राइट। लेट अस देन कंटिन्यू विद दिस सेशन, इसको अच्छे से कंटिन्यू करते हैं कमिंग क्लास में। अगली क्लास में हम लोग उन असाइनमेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है। तो वी विल डू अ डिस्कशन ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लास एंड post that we'll also do a discussion of these 2 assignment questions, है ना। तो अगली क्लास में हमारे लिए ये 6 सवाल प्लस these 2 8 सवाल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं how much are we able to do, और then we will accordingly proceed to the next session, ठीक है। आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे इन सेशंस पे, जो आज का हमारा सेशन था उस पर भी आपके पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पहुंच जाएंगे, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनको आपको ट्राई करना है, राइट, ठीक है। चलो देन, अगर क्लियर है सेशन बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो वो आप कल भी पूछ सकते हो, एक बार इसको दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। और कहीं कोई डाउट आए यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगेन टुमारो, नो वरीज, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. ऑल Thank you, राइट, sir. थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू हर्ष, थैंक यू।